जिस तरह आसमान पर दो सूरज नहीं चमक सकते, उसी तरह जमीन में भी दो शहंशाह नहीं होंगे। ये अल्फाज चंगेज खान के थे, जिसे उसने अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह के लिए इस्तेमाल किया था। इसके बाद उसने अपने बर्क रफ्तार कासिद भेजकर ख्वारज़म शाह को इन अल्फाज में ऐलान जंग सुनाया। तूने जंग पसंद की है, अब जो होगा सो होगा, और क्या होगा हमें मालूम नहीं, सिर्फ खुदा को मालूम है। एशियाई बुलंद की वुसअतों में बिखरा हुआ तातारियों का टिड्डी दल लश्कर चंगेज खान के हुक्म मिलते ही सहराई गोबी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जमा होने लगा। 10,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक बड़ा दस्ता तूमान कहलाता था। ऐसे 20 तूमान यहाँ जमा होकर कूच की तैयारी करने लगे। लश्कर के हजार सिपाही एक एक झंडे तले जमा हो रहे थे। जब पूरा लश्कर जमा हो गया तो झंडों की तादाद 700 हो चुकी थी। गोया लश्कर के अफराद की तादाद 7 लाख से कम नहीं थी। कुछ इतिहासकार ने तादाद 8 लाख तक बयान की है, जिसका सबब ये हो सकता है कि रास्ते के कबाइल के शामिल हो जाने से आगे चलकर तादाद बढ़ गई हो। सितंबर 1219 ईस्वी में इस सैलाब बलाखेज ने सहराई गोबी से निकलकर झीले बेकाल के साथ साथ पश्चिम की तरफ सफर शुरू किया। यहाँ से ख्वारज़म की सरहद 3 महीने की सफर पर थी और ये सारा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर आबाद था। ये लश्कर कोई 150 मील की चौड़ाई में फैला हुआ था, मगर इसके बावजूद निहायत नज़म व ज़ब्त से नकलो हरकत कर रहा था। तकरीबन 1500 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद ये लश्कर उस मुकाम पर पहुंच गया जहां से कुछ दूर दक्षिण की तरफ वो कदीम कुदरती रास्ता मौजूद था, जो सदियों से सेंट्रल एशिया और चीन के दरमियान आमदो रफ्त के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये रास्ता उत्तरी शाहरा या शाहरा पेलू कहलाता था। यहाँ पहुंचकर चंगेज खान ने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसने अपने बड़े बेटे जोजी को 20,000 सिपाही देते हुए उसे उस कदीम रास्ते पर रवाना कर दिया जो ख्वारज़म की उत्तर पूर्वी सरहद को जा रहा था। जोजी दक्षिण की तरफ मुड़कर 7,000 फीट बुलंद दर्रों से गुजरने के बाद सेंट्रल एशिया को जाने वाले कुदरती रास्ते तक पहुंच गया। कोहे तियान शान से गुजरने वाले उस रास्ते पर वो तेजी से ख्वारज़मी सरहद की तरफ बढ़ता गया। ये रास्ता शजरपोश वादियों की एक तवील कतार के दरमियान बलखाता हुआ दरियाए सीहू की तरफ जाता था। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि कुछ वक्त पहले चंगेज खान ने जीबी नोयान को एक लश्कर देकर चीनी तुर्किस्तान के हाकिम कशलुक खान की सरकूबी के लिए रवाना किया था। जीबी नोयान उस मुहिम को अंजाम देकर वहीं ठहर गया था। जब जोजी कोहे तियान शान के पार पहुंचा तो उन दिनों जीबी नोयान का लश्कर भी उसी तरफ रुका हुआ था। चंगेज खान जीबी नोयान को भी ख्वारज़म पर हमले में शिरकत का हुक्म दे चुका था। जोजी के पास 20,000 सिपाहियों के साथ जीबी नोयान की फौज की शमूलियत से ख्वारज़म के पूर्वी और उत्तर पूर्वी सरहदों को तबाह करने के लिए एक बड़ी ताकतवर फौज वजूद में आ गई थी। चंगेज खान के कासिद को कत्ल करने के बाद ख्वारज़म शाह को यकीन था कि जंग जरूरी है, इसलिए वो सरहदों की तरफ अपने जासूस रवाना कर चुका था। ये जासूस मंगोल लश्कर के रास्ते में मौजूद कोहिस्तान को पार करके उस अजीम फौज की होशरुबा कसरत को अपनी आंखों से देखकर ख्वारज़म शाह के पास आ पहुंचे और अपना मुशाहिदा उसके सामने बयान किया। इस पर ख्वारज़म शाह ने अपने मुअतमिद रुकन फाजिल शहाबुद्दीन खियूफी से मशवरा तलब किया, जिस पर उसने जवाब दिया कि हमें अपनी तमाम अफवाज के साथ दरियाए सीहू पार करके दुश्मन के रास्ते में उसका इंतजार करना चाहिए। जब थके हारे मंगोल तवील सफर तय करके वहां पहुंचेंगे तो हमारे ताज़ा दम सिपाही उनसे निमट लेंगे। ख्वारज़म शाह को ये सीधा सादा मशवरा बहुत पसंद आया, लेकिन उसके दूसरे सालाराने फौज ने फौज को सरहद पर जमा करने को तो पसंद किया, मगर दरिया को पार करने की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन को कहसार और तंग घाटियां पार करके दरियाई सीहू के पार आ जाने का मौका दें। ये इलाके हमारे देखे वाले हैं और वो उनसे नावाकिफ हैं। यहाँ हम उन पर गालिब रहेंगे और उनमें से किसी फर्द को बच निकलने का मौका नहीं देंगे। सरदाराने फौज की राय वाकई बड़ी अहमियत रखती थी,
मगर अफसोस कि ख्वारिज़म शाह उससे मुत्तफिक ना हुआ। उसके नज़दीक उन खाना बदोश लटीरों को मरऊब करने का बेहतरीन तरीका यही था कि खुद आगे बढ़कर हमला कर दिया जाए। चंद हफ्तों की तैयारी के बाद ख्वारिज़म शाह 4 लाख सिपाहियों का लश्कर लेकर उत्तर पूर्वी सरहदों की तरफ रवाना हुआ और समरकंद पहुंचकर चंद दिन कायम किया। उस दौरान उत्तर पूर्व से जोजी अपने लश्कर के साथ ख्वारिज़म की सरहदों की तरफ पेशकदमी करता आ रहा था। शाह को जोजी के करीब आने की खबर मिली तो उसने सबसे पहले 15,000 सिपाहियों को शहजादा जलालुद्दीन के मातहत करके हुक्म दिया कि वो दरियाई सीहू पार कर जाए और मंगोलों के रास्ते में घात लगाकर बैठ जाए। जब मंगोल वहां से गुजरे तो उन पर अचानक हमला कर दें। इस तरह बेखबर दुश्मन भारी जानी नुकसान उठाकर पसपा हो जाएगा। मुमकिन है इस पहली शिकस्त से मरऊब होकर वो मजीद पेशकदमी की हिम्मत न कर पाए। ये 15,000 सिपाही जलालुद्दीन की कमान में दरिया के पार खासी दूर जाकर पहाड़ी दर्रों में घात लगाकर बैठ गए। जलालुद्दीन को रोजाना खबरें मिलती रही कि 20,000 मंगोलों का लश्कर उसी तरफ आ रहा है। मगर उस मौके पर एक बेहद हैरत अंगेज और इंतहाई अफसोसनाक बात पेश आ गई। मंगोलों को अपने जासूसों के जरिए ये खबर मिल गई कि जलालुद्दीन का लश्कर उनकी घात में छिपा हुआ है। जंग शुरू होने से पहले ही मंगोलों को इस कदर अहम और खुफिया खबरें फौरी तौर पर मिल जाना इस बात का सबूत था कि ख्वारिज़मी फौज में गद्दारों की कोई कमी नहीं थी। मंगोलों ने ये खबर मिलते ही अपना रुख बदल लिया और मुख्तलिफ रास्तों से दाएं बाएं फैलकर जलालुद्दीन की फौज को बेखबरी में जा घेरा। मंगोलों का हमला तारीख शब में उमड़ने वाले तूफानी रेले की तरह था। ख्वारिज़मी फौज में भगदड़ मच गई। बहुत से सिपाही शहीद या जख्मी हो गए, बाकी सब जान बचाकर भाग निकले। शहजादा जलालुद्दीन ने डटकर मुकाबला करने के बाद फतह नामुमकिन देखकर आखिरकार पसपाई को तरजीह दी। वो बड़ी मुश्किल से दुश्मन के घेरे से निकले और एक तवील सफर करके वापस बाप के पास पहुंचे। ख्वारिज़म शाह अपनी फौज की बदहाली देखकर आग बगुला हो गया। उसने फौरन फैसला किया कि अब बिला ताखिर भारी लाव लश्कर के साथ पेशकदमी करके सब बस्ता जंग की जाएगी। ख्वारिज़म शाह अपनी सरहद पार करके दरिया की 2 शाखों के दरमियान एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हजारों लाशें खाक व खून में लथपथ पड़े थे। मालूम हुआ कि एक दिन पहले यहाँ मंगोलों और तोक तगान, जो कि ख्वारिज़म शाह का भी दुश्मन था, उनके दरमियान जंग हुई थी जिसमें मंगोल गालिब आए थे। ख्वारिज़म शाह का एक दुश्मन अज खुद खत्म हो चुका था, मगर दूसरे को भी हाथ से जाने देने पर तैयार न था। उसे मालूम हुआ कि मंगोल उन्हीं पहाड़ों में पीछे हट रहे हैं और ज्यादा दूर नहीं है। ख्वारिज़म शाह ने उस मौके पर फौज के एक हिस्से को काफी समझते हुए 4 लाख में से अक्सर सिपाहियों को दरिया के किनारे छोड़ा और खुद बाकी लश्कर के साथ उन तंग घाटियों और पुरपेच रास्तों में दाखिल हो गया जिनके दोनों तरफ बुलंद पहाड़ सर उठाए हुए खड़े थे। मंगोलों के ताक़ुब में एक दिन के सफर के बाद ख्वारिज़मी अफवाज सुबह सवेरे एक शजर पोश तवील और तंग वादी में जा पहुंचे। जोजी अपने लश्कर के साथ उस वादी के दूसरे किनारे पर पड़ाव डाले हुए था। ख्वारिज़मी लश्कर की कसरत से चौंक कर एक मंगोल सरदार ने जोजी को मशवरा दिया कि हम मजीद पसपा होकर अपने कल्ब लश्कर से जा मिले और फिर यकबारगी हमला कर दें तो मुनासिब होगा। मगर जोजी ने उस बुज़दिलाना मशवरे को पसंद न किया। उसके बाप ने उसे पाबंद किया था कि ख्वारिज़म शाह को ता हुक्म सानी उसी महाज पर मसरूफ रखें। उसने मशवरा देने वाले सरदार को कहा, चंगेज़ खान का बेटा अगर मैदान जंग से फरार हो जाए तो वो बाप को क्या मुंह दिखाएगा। जंग का ऐलान हुआ। दोनों लश्कर सफ बस्ता हो गए। तबले जंग पर चोट पड़ी और जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई के आगाज के साथ ही खून रेस और वहशतनाक मारका आराइयों का एक सिलसिला शुरू हो गया जिसने आलम इस्लाम की आधे से भी ज्यादा आबादी को मौत की नींद सुला दिया। जंग की आग शोले बरसा रही थी। मंगोल और तुर्क सवार आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके थे। मंगोलों के तेज रफ्तार दस्ते तलवारें सूंघते हुए ख्वारिज़मी शमशीर जनों से भिड़े हुए थे। ख्वारिज़म शाह को जल्द ही एहसास हो गया कि इस तंग वादी में उसकी फौज बुरी तरह फंस चुकी है।
सवार दस्तों के लिए तेजी से नकलो हरकत करना दुश्वार हो रहा था। तीरंदाज अपनी महारत का मुजाहिरा करने के लिए मुनासिब मौके की तलाश में थे, मगर यहाँ दोनों फौजें इस तरह गड़मर हो रही थी कि अपने ही सिपाहियों का तीरों की जद में आ जाना यकीनी था। मैदान में मौजूद मंगोल तादाद में ख्वारज़मी सिपाहियों के आधे से भी कम थे, लेकिन ये कमी उनके लिए चंदा नुकसानदेह न थी। ख्वारज़मी फौज की अक्सर सफ़ें जगह न होने की वजह से अपनी दीगर सफ़ों के सिपाहियों के शाना बशाना नहीं लड़ सकती थी। उनकी जो सफ़ें आगे मंगोलों से नबर्द आजमा थी, वहाँ मंगोल बुरी तरह तबाही मचा रहे थे। ख्वारज़म शाह अपनी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज, मुहिब तरीन और गैर मुतवक्के मंजर देख रहा था। मंगोल सवार दस्ते बिजली की तरह झपट कर बीच से ख्वारज़मी लश्कर को काटते और धकेलते हुए चले आ रहे थे। उनकी बेजिगरी, बहादुरी और खूनरेजी ख्वारज़म के फरमारवा को लर्जाने के लिए काफी थी। वो खुद कल्बे लश्कर में मौजूद था और खतरा हर लम्हा करीब आता जा रहा था। पीछे हटने वाले सिपाहियों को कल्बे लश्कर की पिछली सफ़ों के सिपाहियों ने सहारा देने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके। पेशकदमी करने वाले मंगोलों के हरावल दस्ते ने आसपास से मैदान साफ कर दिया। अब वो दो तरफ से घेरा डालकर ख्वारज़म शाह को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। ख्वारज़म शाह चंद लम्हे पहले फतह के सुहाने ख्वाबों में गर्क था, लेकिन अब खुद को मौत के मुंह में देखकर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो किसी तरह इस नागहानी बला से जान बचाकर निकल जाए। लेकिन अब वक्त बहुत कम रह गया था। मंगोल लश्कर का हरवल दो सींगों वाला परचम उठाए हुए सिर्फ 100-150 गज फासले पर उसके मुहाफिज दस्ते के बचे कुचे सिपाहियों को ताहतेक कर रहा था और चंद लम्हे में वो उसकी सवारी तक पहुंच सकता था। कोई मुअज्जिज़ा ही अब उसे मंगोलों की दस्तरस से निकाल सकता था। ख्वारज़म शाह खुद को जीते जी मुर्दा यकीन कर चुका था। अचानक कयामत खैर शोर और नाराए हाय तकबीर की घनगर्ज से फिजा गूंज उठी। ख्वारज़म शाह ने चौंकते हुए पलट कर देखा। शहजादा जलालुद्दीन, जिनके पास लश्कर के दाएं बाजू की क़ियादत थी, अपने सरफरोशों समेत वादी के एक गोशे से इस तरफ लपक रहे थे। मंगोल हमलावरों ने मज़ाहम होने की कोशिश की, लेकिन जलालुद्दीन और उनके साथी, जो ख्वारज़म शाह को घिरा हुआ देखकर बिफरे हुए शेर की तरह बढ़े चले आ रहे थे, चश्म ज़दन में शाही मुहाफिज दस्ते के साथ आ मिले। शाही मुहाफिज दस्ते के मुंतशर सिपाहियों और अपने जानिसारों को मुरत्तिब करके जलालुद्दीन ने अपने वालिद के इर्द गिर्द घेरा डालने की कोशिश करने वाले दुश्मनों पर हमला कर दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह हरीफ के सर पर चमकती और अपना खिराज वसूल करती। ख्वारज़म शाह अपने दिलेर बेटे की इस जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर दादे तहसीन दे रहा था। उसके दिल से दुआएं निकल रही थी। जलालुद्दीन के पे दर पे हमलों से मंगोल मुंतशर होकर पीछे हट गए और कल्ब की सफ़ें फिर से मुरत्तिब हो गई। लड़ाई का गुबार अब आसमान को मुकम्मल तौर पर छुपा चुका था। जमीन पर से सूरज की रोशनी गायब हो चुकी थी। तलवार और नेज़े बिजली और शोलों की तरह लपकते दिखाई दे रहे थे। जंग की शिद्दत का ये आलम था कि खून की नदियां बह रही थी। जमीन खून और मिट्टी के कीचड़ से इस कदर चिकनी हो चुकी थी कि घोड़े फिसल फिसल कर गिर रहे थे। जगह जगह हरीफ अपने घोड़ों से उतरकर पैदल एक दूसरे से नबर्द आजमा थे। तंग वादी में कुछ जगह फरीकेन इस तरह गुत्थम गुत्था हो चुके थे कि तलवार सूंघने का मौका भी न रहा था। खंजरों और छुरियों से वो एक दूसरे पर वार कर रहे थे। लड़ाई का पासा लम्हा ब लम्हा बदल रहा था। कई बार मुसलमान आगे बढ़े और कई बार मंगोल उनको धकेलकर पीछे ले गए। दोनों लश्करों की सफ़ें मैदान की तंगी के बाइस नीम दायरे की सूरत अपना चुकी थी। एक बार एक शदीद हमले में मुसलमान सिपाही जोजी के सर पर जा पहुंचे। करीब था कि जोजी मारा जाता, मगर अचानक एक तरफ से खित्ताई शहजादा अपने दस्ते के साथ उसकी कुमुक को पहुंच गया। यूं उसकी जान बच गई। एक मौके पर मंगोल लश्कर के दोनों बाजू ख्वारज़मी फौज के मेमना और मयसरा के कदम उखाड़ने में कामयाब हो गए। उस वक्त एक बार फिर से शहजादा जलालुद्दीन की कायदाना सलाहियतें जाहिर हुई और उन्होंने फौज की कमान करते हुए जवाबी हमला इस जोरों शोर से किया कि मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। सूरज गुरूब होने पर भी मौत व हयात का ये मार्का जारी था। मगरिब व ईशा के दरमियान रात के अंधेरे में दोनों फरीद मैदान जंग से हटने लगे।
इब्ने असीर के मुताबिक ये लड़ाई 3 दिन तक जारी रही थी और उसमें शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 20,000 थी, जबकि हेरल्डियम और जुवेनी की तहरियों से मालूम होता है कि लड़ाई एक दिन में खत्म हो गई थी। मुसलमानों को इस जंग में तवक्को से कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिससे शुरू ही में ख्वारज़म शाह और उसके बेशतर उमरा मंगोलों से मरऊब हो गए और उसके बुरे असरात बाद की जंगों में नुमाया तौर पर जाहिर हुए। अभी इस जंग का आखिरी फैसला नहीं हुआ था, ताहम आइंदा रोज की जंग फैसला कुन साबित हो सकती थी। लेकिन जोजी अपना मकसद हासिल कर चुका था, अब उसके लिए यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं था। ख्वारज़मी अफवाज को धोखा देने के लिए मंगोलों ने अपने खेमे उसी तरह खड़े रहने दिए और जगह जगह आग के अलाव रोशन कर दिए। दोनों फौजों के पड़ाव के दरमियान एक नदी हाइल थी। रात भर मंगोल खेमा गाह में झिलमिल करती रोशनियां ख्वारज़मी अफवाज को यकीन दिलाती रही कि हरीफ यही मौजूद है। लेकिन सुबह उन्होंने देखा कि मंगोल लश्कर रातों रात खामोशी से कूच करके यहाँ से जा चुका है। ताकुब बेसुध था और पुरखतर भी। ख्वारज़म शाह ने जोजी की वापसी पर इत्मीनान का सांस लिया और पहाड़ों से वापस निकलने में देर नहीं लगाई, जो उसकी फौज के बेहतरीन हिस्से का खून जज्ब कर चुके थे।